Good evening, student. Welcome back to my channel Science Bio Weapon. Myself Nikita Gupta. In today's video, we will discuss about the sexual reproduction flowering plant को हम आगे कंटिन्यू करके चलते हैं. अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा हुआ है तो आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे फ्लावर्स को और उनके डिटेल्ड पार्ट्स को स्टडी किया. So today in this particular video we will discuss the different events which is going to take place in this sexual reproduction process. As we know students, sexual reproduction is the process in which two parents are involved, and definitely there is a main event of fertilization, because without fusion of gamete, जब तक gamete आपस में fuse नहीं करेंगे तब तक वो fertilization का process complete नहीं होगा. लेकिन फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले भी कुछ प्रिपरेशन होनी बहुत ज़रूरी होती है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी कुछ इवेंट्स होना बहुत ज़रूरी होता है. एज यू कैन सी ओवर देयर, आई हैव डिवाइडेड दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट इनटू 3 बेसिक इवेंट. हमने यहाँ पे 3 बेसिक इवेंट्स में इसको डिवाइड करके ऑलरेडी लिखा हुआ है. द वेरी फर्स्ट इवेंट इज योर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी जो फर्टिलाइजेशन से थोड़ा सा पहले जो भी प्रोसेसेस होंगे हम उनको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहेंगे. इसके अलावा कुछ इवेंट है जिनको हम फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर में कैलकुलेट करेंगे. देन थर्ड थिंग इज योर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. देखो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, फर्टिलाइजेशन इवेंट इज ए मेन इवेंट. क्योंकि बिना उस इवेंट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता. लेकिन किसी भी प्रोसेस के अंदर में जाने से पहले उसके पहले कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जो कि हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर में समझेंगे. एंड आफ्टरवर्ड फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है. एक छोटा सा एग्जांपल, अगर हमने सपोज करो आज आप में से किसी का गाजर का हलवा खाने का मन करा. गाजर का हलवा देखते ही मन गाजर का हलवा खा तो नहीं लिया जा सकता. जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, आपको मार्केट से उसको लेके आना होगा. देन यू हैव टू ग्रेड इट, आपको उसको ग्रेड करके प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. देन यू हैव टू सोक इट, थोड़ा सा उसको सोक करना पड़ेगा, तब जाकर के आप शायद प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे. एंड सेकेंड थिंग, आफ्टर फॉर्मेशन, जब आपने कुकिंग कर लिया उस गाजर के हलवे की, तो क्या आपने तुरंत उसको खा लिया या कुछ भी नहीं. आप उसको एक बाउल में प्रेजेंटेबल फॉर्म में निकालते हो, आप उसे थोड़ा बहुत गार्निश करते हो, देन ओनली यू आर गोइंग टू हैव दैट गाजर का हलवा इन योर डिनर. ठीक है, उसी तरीके से ये भी पूरे प्रोसेस एक सीक्वेंस में है. तो इन्हें एक सीक्वेंस के फॉर्म में ही अगर आप याद करोगे तो दिस विल बी बेनिफिटेड फॉर यू. एंड CBSE इज ऑल्सो आस्किंग फ्यू क्वेश्चन रिगार्डिंग द इवेंट्स. वो भी आपसे कुछ क्वेश्चन इस तरह के पूछती है कि कौन से इवेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, लाइक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या समझते हैं आप, या फिर आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या समझते हो. तो बिना डिले करते हुए, अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई. तो एज वी कैन सी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसमें 2 बेसिक प्रोसेस आते हैं. फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट. फ्यूजन मतलब ठीक है मिक्सिंग. गैमेट क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज हो गया, हमें गैमेट चाहिए. एंड एज वी नो दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे हमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट चाहिए होंगे, एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट. So for that reason only we required gametogenesis process in which we are going to form gametes. As this is the case of flowering plant. So the male gamete name is pollen grain and the female gamete name is egg cell. Okay. The formation of pollen grain will be completed by the process of microsporogenesis. Pollen grains का साइज छोटा होता है, इसलिए भी उन्हें microsporogenesis कहा जाता है. And the place where they have formed, that is also known as your microsporangia, and that is why this process is known as your microsporogenesis. इसके अलावा egg cells are formed inside the megasporogenesis. जो process का नाम है वो megasporogenesis है, and the place where it is going to form that is known as megasporangia. तो ये 2 चीजें हो गई, pollen grain भी बन गए, egg cell भी बन गया. Now the process is, this is the transfer of gamete. This is the second event in case of pre-fertilization. Transfer of gamete, that process is known as pollination process. As we know, the transfer of pollen grain from anther to stigma of a flower, anther to the stigma of a flower is known as pollination. लेकिन pollination 2 तरीके का होता है, self pollination and cross pollination. सेल्फ पॉलिनेशन विद इन अ सेम फ्लावर प्रोसेस विल बी टेकिंग प्लेस, यानी एक ही फ्लावर के अंदर में
अगर पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यानी सेम फ्लावर के सेम एंथर से सेम स्टिग्मा पे अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, तो सच काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। और इफ यू टॉक अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन, तो यहाँ पे फ्लावर की स्पीशीज सेम होगी लेकिन फ्लावर डिफरेंट होंगे। अब आप एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, बिकॉज यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर क्लास 12। क्लास 12 में आप इतना भी समझ सकते हो, क्रॉस का मतलब क्या है। क्रॉस मतलब डिफरेंट फ्लावर। अब वो डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट का भी हो सकता है भाई, एक ही प्लांट पे दो फ्लावर दो पोजीशन में प्रेजेंट हो, उनके बीच में भी अगर हो रहा है वो भी क्रॉस पॉलिनेशन है। एंड टू डिफरेंट फ्लावर्स विल बी ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स भी हो सकता है, यानी दो प्लांट्स आपके गार्डन में, सपोज करिए दोनों प्लांट्स है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर अगर हो रहा है तो भी इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाएगा। और अगर सेम फ्लावर पे दो पोजीशन पे फ्लावर्स प्रेजेंट है, ये एक फ्लावर है और एक फ्लावर है, यहाँ से यहाँ पे भी अगर ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज योर क्रॉस पॉलिनेशन। एंड सेल्फ पॉलिनेशन बहुत क्लियर है, सेम फ्लावर के अंदर एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट है एंड दोनों ने ट्रांसफर को कंप्लीट कर दिया। तो आई होप कि मेरा प्री फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट है वो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड दिस इज फ्यूजन of male gamete into female gamete, and this process is completed by the process of double fertilization. अब स्टूडेंट डबल फर्टिलाइजेशन क्या चीज है, अब नेम इज इंडिकेटिंग डबल वर्ड आ रहा है, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन दो बार होगा, ठीक है। अब वो दो बार फ्यूजन किस तरीके से होगा, कल हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था ओव्यूल का। इनसाइड द ओव्यूल, ये जो एग एपरेटस है हमारे पास, इसमें हमारे पास टोटल कितनी सेल्स है, मेरे ख्याल से आंसर सभी को पता है, एज वी नो। यहाँ पे दीज आर नोन एज योर एंटीपोडल सेल एंड दीज आर योर सिनर्जिड्स। जस्ट बैक ऑफ दिस सिनर्जिड वी हैव एग सेल जो कि फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी, एंड दिस इज two free polar nuclei. So this egg which is your male female gametophyte है हमारा, वो एक्चुअली में अपनी 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन में है। यहाँ जैसे ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉलिनेशन की, पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ गैमेट हो गया और इसी के अंडर में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी पढ़ोगे। एंड देन द pollen tube has been reached to the ovule, ovule तक पहुंच गया, and there will be formation, there will be release of male gamete inside this ovule, and there will be two basic event, दो इवेंट होंगे, याद रखना है बस आपको, अभी के लिए सिर्फ नाम याद रखना है आपको। The first one is known as your syngamy and the next one is known as your triple fusion. Syngamy, fusion of male gamete plus egg cell, and triple fusion, two polar nuclei fused with another male gamete। इतना बस याद रखना है। इसका जो आगे का प्रोसेस है वो हम लोग बाद के वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। नाउ कमिंग ऑन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि यहां तक समझना बहुत जरूरी था। जब ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एज यू कैन सी यहाँ फ्यूजन ऑफ गैमेट हो गया है, अल्टीमेटली वी नो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड PEN which is primary endosperm nucellus, PEN primary endosperm nucellus. This zygote will undergo cleavage क्या है, यानी जाइगोट आपका सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, वो अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, 2 सेल 4 सेल, देन अल्टीमेटली इट विल फॉर्म एम्ब्रियो एंड दिस एम्ब्रियो विल ट्रांसफॉर्म इनटू सीड। आप ये देखो जो ओव्यूल है, दिस हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीड, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, सीड। एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ ओवरी, ये क्योंकि ये पूरा पोर्शन आपका किस चीज का है, ओवरी का पोर्शन है, तो ये जो रेस्ट पार्ट ऑफ ओवरी है, दिस विल ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट। एंड लेटर पार्ट, और जो पार्ट्स आपके पास थे, कार्पल था हमारे पास पेटल था, हमारे पास इसके अलावा सेपल्स थे, तो ये सारी चीजें या तो फॉल ऑफ हो चुकी होती हैं या तो गिर जाती हैं अपने आप में। तो ये
पूरा प्रोसेस हमारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट को लेकर के। अभी भी हमारे पास में अब जो हम इवेंट स्टार्ट करेंगे वीडियो वाइज, द फर्स्ट इवेंट विल बी योर गैमेटोजेनेसिस। हम पहले गैमेटोजेनेसिस को स्टार्ट करेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, फिर हम पॉलिनेशन को डिस्कस करेंगे अपने वीडियोस में। देन वी विल रीच टू फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम इतना पूरा समझेंगे एंड देन वी विल रीच टू द फोर्थ फर्टिलाइजेशन इवेंट। होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। नाउ वी विल continue with the topic of gametogenesis and the first topic is microsporogenesis. Okay student, now we will continue with the topic of microsporogenesis. As we know, this is a male gamete, or in this particular process we are going to study the formation of pollen grain. The formation of pollen grain, that means a place or at the process by which pollen grains are formed is known as microsporogenesis. Okay, now we have to understand the stamen. Stamen is a male reproductive part. Stamen is a male reproductive part of this flowering एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करते हैं उसमें मेन पार्ट कौन है? स्टेमन. दिस स्टेमन इज हैविंग टू बेसिक पार्ट. अगर आप देखो तो यहाँ दो बेसिक पार्ट है. द फर्स्ट वन इज नोन एज योर फिलामेंट एंड द सेकेंड वन इज नोन एज द एंथर. द फिलामेंट इट इज ए थ्रेड और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हम लोग कह सकते हैं. एज यू कैन सी हियर कि दिस स्टॉक और दिस इज ए फिलामेंट वी हैव. Basically, this is attached to the thalamus portion and the tip or the terminal portion has been attached to the anther via connective tissue. ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से टिश्यू के थ्रू वो कनेक्टिव होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द नेम ऑफ द टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके थ्रू फिलामेंट एंथर से अटैच होता है. नाउ कमिंग ऑन दिस थिंग, एंथर के ऊपर में अगर आ जाता है तो दिस एंथर के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट है उसकी वजह से इसको पॉलन सैक भी कहा जा सकता है, क्योंकि अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना है. एंड दिस इज इन बाइलोब्ड कंडीशन. दैट मीन्स ये जो एंथर है वो आपका बाइलोब्ड होता है. जनरली एंजियोस्पर्म में बाइलोब्ड एंथर्स ही पाए जाते हैं. कुछ जगह पे मोनोलोब्ड हो सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाइलोब्ड होते हैं. एंड ईच लोब इज हैविंग टू थेकास, यानी आपको जब भी आप उसको कट करोगे यू विल गेट कि हर लोब में दो थेका है. थेका इज ए चेम्बर. थेका इज ए चेम्बर. अगर आप देखोगे तो थेका इज ए काइंड ऑफ चेम्बर. तो आपको जब भी आप देखने को मिलेगा तो आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम देखने को मिलेगा एक पॉलन ग्रेन को कट करने पे. तो यहाँ पे चार चेम्बर्स हमको दिख रहे हैं एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि एंथर्स आर द बायलोब एंड डायथेकस कंडीशन, यानी हर एक लोब के पास दो थेका है. तो टोटल चार थेकास हम लोगों को देखने को मिलते हैं विच इज नोन एज द पॉलन सेक, जहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है. अब हम बात करते हैं टीएस की. ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. याद रखिए जो सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं आज की डेट में ये बहुत बार पूछा जाता है. तो इसलिए इससे, क्योंकि ये फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी सेक्शन है हमारे पॉलन ग्रेन से रिलेटेड, तो ये कई बार पूछा गया है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव कि यहाँ पे एनाटॉमी कैसी है इस एंथर की. जब भी आप एंथर को टीएस कट करते हो यू विल फाइंड आउट कि वहां चार प्रोटेक्टिव लेयर्स है. हाउ मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर? 4 प्रोटेक्टिव लेयर्स आर बेसिकली प्रेजेंट ओवर देयर. मैं एक एक करके ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ. दिस इज अ वेरी फर्स्ट लेयर जिसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं. दिस इज योर एपिडर्मिस. जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी दैट इज नोन एज द एपिडर्मिस, जो कि पूरे ओवरऑल में प्रेजेंट होगी. सो दिस इज योर एपिडर्मिस. After this epidermis, we have a layer which is known as endothecium. We have a layer which is known as your endothecium, which will be barrel shaped. तो हम इसको इस तरीके से कुछ बना करके दिखा देते हैं. बैरल शेप है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स है. तो देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ endothecium. So this is endothecium. We have, after endothecium we have a middle layer. Special structure. So this is your middle layer. Inside this middle layer we have a cavity. अब
हमारे पास यहाँ पे कैविटी है स्पेशल सेल्स की. दिस इज नोन एज द टैपेटम विच इज द इनर मोस्ट लेयर. जो वेकेंट स्पेस है हम वहां पे मिडिल लेयर को फिल कर देते हैं सेल्स को. तो दिस इज द टैपेटम. द सबसे पहली चीज एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर एंड द लास्ट वन इज योर टैपेटम. इनसाइड दिस टैपेटम there will be presence of special cells जो कि आगे participate करेंगी and they are known as your microspore mother cell. And these microspore mother cells are diploid in nature. Remember student, the cells which are present inside it is known as microspore mother cell. या इसके पहले अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे sporogenous tissues are also present. Sporogenous tissues are also present जो कि further development करती है and these cells will transform into microspore mother cell जिसको हम MMC के तौर पे भी जानते हैं. And these microspore mother cells are diploid in nature. Remember student, they are diploid in nature because they have to undergo the process of meiosis. किसमें जाएंगी वो सब? meiosis. और वो further development वहाँ पे करना start करेंगी. तो I hope ये section हम लोग का clear हो चुका है क्योंकि हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा study कर रहे हैं तो हम लोग जल्दी पढ़ते हैं. तो now we will move quickly to the microsporogenesis process exactly कि क्या हो रहा होगा. So the cells which are transformed from sporogenous tissue to microspore mother cell, they will undergo the process of meiosis. तो हम लोग यहाँ पे सीधे डायरेक्टली लिखते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है. दिस विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ meiosis. एज वी नो meiosis इज ए रिडक्शन डिवीजन. कौन सा डिवीजन है? रिडक्शन डिवीजन है. एंड इन दिस केस ऑफ रिडक्शन डिवीजन दैट मीन्स कि ये सेल्स आपकी डिवाइड होकर के 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगी. ठीक है. इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड cells and these will undergo again a process of meiosis second. This is meiosis first and this is meiosis 2 as we know, and then there will be formation of microspore tetrad. क्यों? क्योंकि ये जो 2 हैप्लॉइड सेल्स थी ये अपने आप को डिवाइड करेंगी and then they will form microspore tetrad. and this tetra मतलब 4 स्ट्रक्चर्स है लेकिन ये चारों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से अटैच होंगे. सपोज करो अगर मेरा एक ये है स्ट्रक्चर एक पीछे के साइड पे तो इस तरीके से ये जो टेट्रैड्स है ये एक दूसरे के साथ पे कंबाइन रहेंगे एंड दे विल ग्रो. अब अच्छा एक चीज और समझो कि ये जितना प्रोसेस है दिस विल टेक प्लेस इनसाइड द टैपेटम. इनसाइड द टैपेटम क्योंकि अभी हमने एक चीज होल्ड करके रखी है फंक्शन ऑफ ऑल दीज थिंग. इनका फंक्शन क्या है? तो ये अभी टैपेटम में है एंड दिस टैपेटम अंदर से स्टार्ट करते हैं. दिस टैपेटम विल स्टार्ट गिविंग नरिशमेंट टू दीज डेवलपिंग माइक्रोस्पोर टेट्रैड. अब ये माइक्रोस्पोर टेट्रैड्स धीरे धीरे मेच्योर होंगे एंड देन व्हेन दे विल गेट इनफ कंडीशन टू गेट आउट, वहां से निकलने के लिए उनको एक कंडीशन मिलेगी जो कि यूजुअली कंडीशन क्या होगी कि दिस एंथर हैज टू डाइसेंस. दैट मीन्स उसे फटना है एंड ड्यू टू ह्यूमिडिटी एंड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो फटेगा. कहाँ से फटेगा? दैट इज ऑल्सो ये जहाँ कनेक्टिव टिश्यूज है हमको देखने को मिल रही. This region will be there and it is going to rupture. वो rupture होगा and these pollen grains are going to come out. अब ये जब microspore tetrads एक दूसरे से separate होंगे and then what will be there? अब इनकी जो body है उसके ऊपर में ना एक special type की cells पाई जाती है. These special cells are known as your Ubish body. इसको कहा जाता है Ubish body and this Ubish body will start secreting sporopollenin. This sporopollenin will make exine. As we know, pollen grain is having 2 layers. तो हम लोग जरा इसके स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं. pollen grain के पास 2 layers होती हैं. ठीक है. pollen grain का डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग बाद में स्टडी कर लेंगे. एक बार यहाँ पे देख लेते हैं. pollen grain is having 2 layers. The one is known as exine and the innermost is known as your entine layer. This exine layer अगर हम बात करते हैं exine की तो this exine is discontinuous layer. कैसी लेयर है ये? Discontinuous. एंड आउटर साइड पे इसके पास कुछ स्पेसेस होते हैं
वेकेंट, क्यों? टू फॉर्म जर्म पोर, ये जो ओपनिंग है दिस इज नोन एज द जर्म पोर. By the help of this germ pore only, the inner layer of entine will form pollen tube when this pollen grain will reach to the stigma of female body. फिर से मैं रिपीट करी, इसको समझिएगा. Every pollen grain is having two basic layer. The one is your exine, which is made up of sporopollenin. The inner layer is known as entine, which is made up of cellulose and pectin. Next thing, this exine layer is a discontinuous layer. That means उनके बीच में छोटे छोटे से कुछ pores और कुछ openings पाई जाती है. And these openings are known as germ pore. उसे क्या कहा जाता है? Germ pore. And this germ pore will help this particular pollen grain to form pollen tube when this pollen grain will reach to the stigma of the carpel. जब भी carpel पे वो पहुंचेगा तो pollen tube के formation में this particular germ pore will help. This entine is consist of two basic cells. वहां पे दो cells present है. One is your vegetative cell and one is your generative cell. This vegetative cell will help to give nourishment to the generative cell, and generative cell will participate in the process of fusion of gamete. कई बार ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड करती है इन इट विल फॉर्म टू मेल न्यूक्लियाई. कितनी न्यूक्लियाइज बनाएगी? टू मेल न्यूक्लियाइज को वो फॉर्म करती है. एंड यही वो मेल न्यूक्लियाइज है जो कि हमारा डबल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगी. स्टूडेंट, कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो. मैं एक बार फिर से जल्दी से समराइज करा देती हूँ. गैमेटोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का बनने का प्रोसेस है. स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. इसके दो बेसिक पार्ट है, फिलामेंट एंड एंथर. फिलामेंट इज कनेक्टेड टू द एंथर लोब बाय द कनेक्टिव टिश्यू. ये स्ट्रक्चर हो गया. देन वी टॉक अबाउट द एंथर बाइलोब्ड और डायथिकस कंडीशन में होता है. इसके अलावा इसके पास में चार बेसिक लेयर्स होती है जो कि प्रोटेक्टिव है. एपिडर्मिस इज प्रोटेक्टिव, एंडोथीशियम इज प्रोटेक्टिव, मिडिल लेयर इज प्रोटेक्टिव. द ओनली टैपेटम लेयर इज देयर which will give nourishment to the developing pollen grain. Inside this tapetum there is a special microspore mother cells are present जो कि diploid है. इनके पहले यानी ये माइक्रोस्पोर मदर सेल अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है, उससे पहले ये स्पोरोजेनस टिश्यू के नाम से जानी जाती है. एंड देन दिस माइक्रोस्पोरो मदर सेल विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ meiosis which is a reduction division. Then there will be formation of two haploid cells undergo meiosis 2 and then they will form the microspore tetrads. These microspore tetrads will get mature inside this cavity only. Then by that time this particular microsporangia is considered as a pollen sac. उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? Pollen sac. Inside this pollen sac they will develop और आउट ऑफ द साइड अगर हम माइक्रोस्पोर के बाहर के साइड पे देखें तो वहां पे कुछ स्पेशल टाइप की छोटी छोटी सेल्स पाई जाती है विच आर नोन एज योर यूबिश बॉडी. दिस यूबिश बॉडी will help in secretion of sporopollenin क्योंकि sporopollenin आगे चल करके इस pollen grain को एक protective layer provide करती है which is known as the exine. तो every pollen grain is having two protective layer. The one is exine, the one is entine. Exine is made up of sporopollenin which is released from the Yubish body. ये याद रखना है हम लोगों को. एंटाइन विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है एक तरीके से. इसके अलावा इनसाइड द एंटाइन देयर इज ए टू सेल. द वन इज वेजिटेटिव सेल एंड द अनदर वन इज जनरेटिव. वेजिटेटिव इज अगेन गिविंग नरिशमेंट टू द जनरेटिव सेल. जनरेटिव सेल सम टाइम इट विल बी प्रेजेंट इन ऑल अलोन. एक ही सेल पाई जाती है. कई बार ऐसा होता है कि वो सेल अपने आप को डिवाइड कर लेती है माइटोटिकली. कैसे डिवाइड करेगी? माइटोटिकली. और देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टू मेल न्यूक्लियाई. देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टू मेल न्यूक्लियाई. Sporopollenin is known as a hardest natural chemical substance. ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है. इतना हार्ड है कि जिसकी वजह से pollen grains मिलियंस ऑफ ईयर होने के बावजूद भी कहीं अगर फॉसिल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को अपने पास कंजर्व करके बचा पाते हैं. तो ये इस तरीके से अगर देखा जाए तो स्पोरोपोलिनिन नेचुरल कंसिडरेशन में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस केमिकल बोला जा सकता है और सबसे ज़्यादा हार्ड भी केमिकल है. आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी. अगर समझ में आई हो तो जस्ट यू लाइक माई वीडियो. और सेकेंड थिंग, ठीक है, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस थिंग यू कैन आस्क एंड देन टुमारो लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द मेगा स्पोरोजेनेसिस. थैंक यू.